Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे इजिप्ट को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इस महीने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इजिप्ट के दौरे पर होंगे, जहां पर भारत और इजिप्ट के बीच में कई महत्वपूर्ण डिस्कशंस होंगे जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के होंगे। भारत इस समय इजिप्ट को अलग अलग प्रकार के जो वेपन्स हैं वो ऑफर कर रहा है। कहा जा रहा है भारत की तरफ से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आकाश मिसाइल सिस्टम, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और दूसरे जो वेपन सिस्टम है वो ऑफर किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी इशारा किया जा रहा है कि इस समय इजिप्ट जो है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के इंटरेस्टेड है। माना जा रहा है कि इजिप्ट के इंटरेस्ट को रिस्पॉन्स करते हुए भारत के तरफ से जो टेक्नोलॉजी है इन वेपन सिस्टम्स की वो शेयर करने का मन बनाया गया है। और भारत वो अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर कर रहा है कि इन सिस्टम्स का जो को प्रोडक्शन है वो इजिप्ट के साथ किया जाए, ताकि जो डिफेंस पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में उसको और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इनफैक्ट इजिप्ट को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इजिप्ट के अधिकारी लगातार भारत के कुछ चुनिंदा वेपन सिस्टम्स हैं जिन पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है अगले महीने वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो न सिर्फ दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करेगा, बल्कि जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको भी मजबूत करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। भारत ने जो हथियार ऑफर किए हैं इजिप्ट को, ये न सिर्फ भारत की कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि भारत कितने उन्नत वेपन्स बना सकता है, बल्कि इजिप्ट की रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रख करके जो वेपन सिस्टम है वो ऑफर किए गए हैं। हालांकि अगर हम तेजस की बात करें तो तेजस को लेकर के अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि इजिप्ट इसको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये इशारा किया जा रहा है कि इजिप्ट के द्वारा ऑलरेडी कोरिया का जो FA-50 है वो सेलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन फिर भी भारत की तरफ से ये जो प्रयास है वो किया जा रहा है कि एक एक्सपोर्ट कस्टमर तेजस के लिए ढूंढा जा सके। और यही चीज़ कल हमने अर्जेंटीना के केस में देखी है, क्योंकि भारत HAL का जो एक डेलीगेशन है वो अर्जेंटीना पहुँच चुका है, जहाँ पर वो अर्जेंटीना के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के आ रही है। दोस्तों, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और भारत के इलकॉम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है, जिसको हम MOU कहते हैं। और ये जो MOU साइन करी गई है ये अनमैन एरियल व्हीकल के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करने के लिए करी गई है। इसके अलावा जो अनमैन एरियल व्हीकल के अपग्रेड प्रोग्राम है वो भी इनके द्वारा इनिशिएट किए जाएंगे। दरअसल यहाँ पर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने भारत का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत अपनी जो प्रतिबद्धता है उसका प्रदर्शन किया है। और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के अधिकारियों का ये कहना है कि हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत जो अलग अलग कोलैबोरेशन है उनको फॉर्म कर रहे हैं, और हम इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का जो प्रयास है अपनी तरफ से पूरी तरीके से कर रहे हैं। दरअसल ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है ये पूर्व में साइन किए गए एक एग्रीमेंट जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और इलकॉम सिस्टम्स के बीच में किया गया था, जहां पर पहले दोनों कंपनियां मिल करके जो हेरोन अनमैन एरियल व्हीकल है इनकी MRO एक्टिविटीज़ को देख रही थी। और अब क्योंकि इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और ये जो ड्रोन है ये काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं, तो अब इस कोलैबोरेशन को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। और अब हेरोन मार्क 2 जो कि अनमैन एरियल व्हीकल है जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इंडियन मिलिट्री को सप्लाई करे गए हैं, इनके MRO को लेकर के ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। यानी एक बड़े पैमाने पे जो अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं उनके मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं दोनों कंपनियों के बीच में रहेगी और उसकी जिम्मेदारी इनको उठानी है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है इसका जो प्राइमरी फोकस होगा वो तो वैसे तो MRO सर्विसेज ही होंगी, लेकिन आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स हैं या फिर जो अलग अलग सिस्टम्स की अडेप्टेबिलिटी है उसको भी ध्यान में रख करके पूर्ण सहयोग इनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ज़रूरी टेक्निकल सपोर्ट है वो भी उनको प्रदान किए जाएंगे। तो इससे भारतीय सेना को भी अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। जैसा कि आपको पता लग ही गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में F414 इंजन के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो जरूरी कार्रवाई है और फॉर्मेलिटीज़ हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे के दौरान जो ऑफिशियल एग्रीमेंट है या डील है वो साइन भी कर ली जाएगी। लेकिन इसी बीच जनरल इलेक्ट्रिक ने एक बड़ा कमेंट किया है। उनका ये कहना है कि वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिल करके AMCA Mark II फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक अपग्रेडेड इंजन पे काम करेंगे जो कि F414 पे आधारित होगा और उसका जो थ्रस्ट होगा वो AMCA को पावर करने के लिए सफिशिएंट होगा। दरअसल ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है दोनों कंपनियों के बीच में, इसको लेकर के जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि जो टेक्नोलॉजिकल पूरा एस्पेक्ट है वो हमने तैयार कर लिया है
और जो अपग्रेड्स की तैयारी है वो भी हमारी तरफ से की जा रही है। अगर भारत चाहेगा तो F414 का एक इन्हेंस वेरिएंट हम उनको प्रदान कर सकते हैं, जो कि 120 से 130 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। आपको बताना चाहेंगे इनिशियली जो इंजन बनाए जाएंगे वो 60% इंडिजिनस कंटेंट के साथ में आएंगे, जो कि बीतते समय के साथ उनमें जो इंडिजिनस कंटेंट का परसेंटेज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। मौजूदा जो F414 इंजन है ये 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि अपग्रेडेड कोर के साथ ये जो इंजन है ये 120 से 130 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि एमका मार्क 2 को पावर करने के लिए सफिशिएंट माना जा रहा है। हालांकि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक अकेला नहीं है, बल्कि उसको फ्रांस का जो सैफ्रॉन है उससे और रोल्स रॉयस से अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है। लेकिन रोल्स रॉयस के बारे में जैसे आपको पता है कि उन पे करप्शन चार्जेस लगे हैं, और अगर ये करप्शन चार्जेस जो सीबीआई ने उनके ऊपर लगाए हैं वो साबित हो जाते हैं तो यहाँ पर रोल्स रॉयस की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और उसका बेनिफिट निसंदेह जनरल इलेक्ट्रिक या सैफ्रॉन में से किसी एक को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक को पता है कि उनको एक बड़ा ऑर्डर फ्यूचर में मिलने वाला है। इसलिए वो इस समय भारत को ऐसे ऑफर कर रहे हैं जो आज तक उन्होंने किसी को नहीं किए। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि स्वीडन और कोरिया के साथ की गई डील में जनरल इलेक्ट्रिक ने सिर्फ 20 से 30% इंडिजिनस कंटेंट की मैन्युफैक्चरिंग को अलाउ किया था, लेकिन भारत के केस में शुरुआत ही 60% से हो रही है, जो कि बीतते समय के साथ 75% तक पहुँचेगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अब देखना है भारत का अगला कदम इस पर क्या होता है। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं हम HLFT42 के बारे में। दोस्तों HLFT42 जिसको हम लोग मारुक 2.0 के नाम से भी पुकारते हैं, इस प्रोग्राम को लेकर के नई नई बातें सामने आ रही हैं। शुरुआत में जब इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था तो हम लोग मान रहे थे कि ये सिर्फ एक लीड इन फाइटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होगा, जो कि पायलट्स को ट्रेनिंग करने के काम में आएगा, ट्रेनिंग प्रदान करने के काम में आएगा, और हो सकता है लाइट अटैक रोल में इसका इस्तेमाल भी किया जा सके। लेकिन जिस प्रकार के प्रोग्राम में इन्हेंसमेंट हमको दिख रहे हैं उसको देख करके ये कहा जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट सिर्फ एक लीड इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट बन के ही सामने नहीं आएगा, बल्कि ये पूरी तरीके से एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भी होगा, जो कि पूरी स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे ही HLFT42 प्रोग्राम को सैंक्शन किया जाता है तो इसका इस्तेमाल फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है उनको इंटीग्रेट टेस्ट करने के काम में आएगा, और उनको वैलिडेट भी इसी प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। यानी आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो टेक्नोलॉजीज बनाई जाएंगी उनको HLFT42 में ही इंटीग्रेट किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा, जो मॉडिफिकेशंस है वो किए जाएंगे, उनको वैलिडेट किया जाएगा, और तभी जाकर के जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म है उनमें इनका इस्तेमाल होगा। यानी HLFT42 जो एयरक्राफ्ट है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ है उनके ये वैलिडेट भी करने वाला है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय HLFT42 के लिए 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की तलाश की जा रही है, जो इस चीज़ का सबूत है कि ये एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट तो नहीं होने वाला है। दरअसल इसको आप तेजस मार्क 2 की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये अपने साथ तकरीबन 10 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को कैरी कर सकेगा, और इसका जो वजन होगा वो तकरीबन 16.5 टन के आसपास होने वाला है, जो कि इसे एक अच्छा खासा वजन और एक अच्छा खासा कैपेबल प्लेटफॉर्म भी बनाता है। तो देखते हैं आगे चल के इसमें हमें क्या नई अपडेट्स देखने को मिलती हैं। हालांकि इनिशियली इसके 4 वेरिएंट्स बनाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल अलग अलग प्रोग्राम्स में किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।